इस पूरे पेपर का सबसे फुद्दू और सबसे आसान क्वेश्चन। क्यों? ये क्यों इतना इजी है? क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एक स्टेटमेंट को उठा के इन लोगों ने इस क्वेश्चन को फ्रेम किया है। जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं जो PYQs पे कमांड करके जाते हैं, उन्हें ये क्वेश्चन रटा हुआ होता है। उन्होंने बस यहाँ पे दो चीज़ें देखी होंगी, एक एमिशन और एक फ्यूल सेल पावर्ड बाय हाइड्रोजन, डेट्स इट। और हाथ चल गया होगा स्टूडेंट्स का वाटर पेपर पे। कौन सा क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर का? लेट मी शो यू। और ये दिखाना इसलिए ज़रूरी है कि जब भी मैं स्टूडेंट्स को रिपीटेटिव मैनर में एक ही टाइप के क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करके घुमा घुमा के पूछने की कोशिश करता हूँ, तो आप में से बहुत सारे लोग बोर हो जाते हो कि अरे क्या एक ही बात पूछते रहता है घुमा घुमा के। मैं आपको मल्टीपल टाइम में बता चुका हूँ, प्रीलिम्स 2019 का क्वेश्चन देख लो। ये क्वेश्चन पूछा गया था प्रीलिम्स 2015 से। यूपीएससी सिविल सर्विस प्रीलिम्स 2015 के इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, क्या पूछा था उसने। विथ रेफरेंस टू फ्यूल सेल्स in which hydrogen rich fuel and oxygen are used to generate electricity, consider the following statement। पहला ऑप्शन पढ़ो। If pure hydrogen is used as a fuel, the fuel cell emits heat and water as byproduct। बस वाटर दिख गया, ये लगाया, आगे बढ़ो। देखो यार, मैं ना अपनी जान लगा दूंगा इस सेशन में आप लोगों को ये समझाने के लिए, फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू अपेयर इन 2025, कि आपको 2025 के लिए किस तरीके से तैयार होना है। मैं इस सीरीज़ में जो अगले कुछ वीडियोस की होने वाली है, माइट बी 4 माइट बी 5, आपको जितने भी यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के क्वेश्चंस पूछे गए उनका सोर्स क्या था, उन्हें कैसे सॉल्व किया जाए, वो क्वेश्चन क्यों पूछा गया, इस जैसे क्वेश्चन को फ्यूचर के लिए कैसे प्रिपेयर किया जाए, साथ ही जिन सोर्सेस को हम फॉलो कर रहे हैं क्या वो फ्यूचर में भी रेलिवेंट रहेंगे, कहीं दूसरा सोर्स तो यूपीएससी ऑप्ट नहीं कर लेगी। जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबके जवाब मैं आपको इस पूरी लेक्चर सीरीज में दे दूंगा, जो शायद 4 या 5 वीडियोस की बनने वाली, क्योंकि वीडियो की लेंथ थोड़ी लंबी होगी। बट बिलीव मी, अगर आपने इसको कंप्लीट कर लिया, मैं आपके लिए इस पूरी एग्जाम को एंड पर्टिकुलरली प्रीलिम्स हलवा बना दूंगा। इसी के जैसा एक दूसरा फुद्दू क्वेश्चन, सिर्फ प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए। इस क्वेश्चन के लिए कोई नॉलेज जरूरी नहीं है, 10वीं का बच्चा सॉल्व कर सकता है। क्या है ये क्वेश्चन? इस क्वेश्चन में आपको एक टर्म दी है, पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर। बार बार, एक नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, बार बार रोज सुबह आके न्यूज़पेपर में समझाता हूं। जब भी कोई क्वेश्चन को पढ़ो, तोड़ तोड़ के सोचो। पम्प्ड मतलब पंप का यूज करना। पंप का यूज करते हैं घर में पानी चढ़ाने के लिए, घर में पानी चढ़ गया। स्टोरेज, स्टोर करते हैं घर की टंकियों में, टंकियां सबके यहाँ लगी हुई होती है, तो ऊपर से प्रेशर से पानी आता है नलों में, ठीक है, पम्प्ड स्टोरेज। हाइड्रो पावर, 1 मिनट, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कैसे काम करता है? हम पानी को स्टोर करते हैं, ऊपर चढ़ाते हैं, ऊपर चढ़ाते हैं तो हाइट बढ़ती है, हाइट बढ़ती है तो वो हमने पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ा हुआ है। तो पोटेंशियल एनर्जी को जब हम रिलीज करते हैं पानी को एक हाइट से, तो टरबाइन पे छोड़ते हैं, टरबाइन घूमती है, एनर्जी बन जाएगी। अरे ये क्वेश्चन पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर, ये तो हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी जैसा क्वेश्चन दिख रहा है। इलेक्ट्रिसिटी मतलब एनर्जी, एनर्जी मतलब, अरे एक ही ऑप्शन है क्या एनर्जी का? अच्छा, लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज। तो हम एक तरीके से इस पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर में एनर्जी को स्टोर कर रहे हैं क्या? अरे हाँ यार, बस लगा और आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन एक और फुद्दू, लाइन से फुद्दू। मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर, वापस से पढ़ो, मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर। एक बार फिर से पढ़ो, मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर। अरे ये कोई रिएक्टर रिएक्शन होगी क्या यहाँ पे? कुछ बायोलॉजिकल होगा क्या कुछ? मेम्ब्रेन, किसी से किसी चीज को पास कर रहे हैं क्या? जैसे ऑस्मोसिस में होता है, मेम्ब्रेन लगा देते हैं, ऐसा कुछ है क्या? मगर ये जो मेम्ब्रेन और ये बायोलॉजिकल ऐसा रिएक्टर, ये तो वेस्ट को ट्रीट करने के लिए कुछ होता होगा। सोच के देखो, जैसे नमक को हटाने के लिए ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस पढ़ते हो ना, तो ये मेम्ब्रेन जैसे बिल्कुल पिछले साल के क्वेश्चन, जिसने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे कमांड करी है, तो उसने बायोफिल्टर्स के बारे में पढ़ा है। बायोफिल्टर क्या था? वेस्ट ट्रीटमेंट। बिल्कुल वैसे ही मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज। बस इसको लगाओ, आगे बढ़ो। बाकी के जितने भी ऑप्शंस पढ़ोगे, वैक्सीन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, कोई मतलब नहीं। ड्रग डिलीवरी नैनो टेक्नोलॉजी, कोई मतलब नहीं। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, 3D प्रिंटिंग टाइप की बात कर रहा है, कोई मतलब नहीं। मतलब ही नहीं है, एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन ही नहीं है। मतलब आप
चाह के भी गलती नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने इजी और ऑब्वियस क्वेश्चन लिखा है। आपको पता है क्यों? पहले क्वेश्चन पढ़ो फिर समझ में आएगा। लायंस डू नॉट हैव अ पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन। लायंस का कोई भी पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन नहीं होता है। देखो यार, हर स्पीशी का एक मीटिंग सीजन तो होता है, ये बात तो आप जानते हो। मतलब कि एक पर्टिकुलर टाइम पे ही वो लोग मेट करते हैं आपस में, है ना? तो ये आपको लॉजिकल लग रहा है या नहीं लग रहा है? पहले तो इस पे सोचना, ठीक है। दूसरा ऑप्शन पढ़ो। अनलाइक मोस्ट अदर बिग कैट्स, चीताज डू नॉट रोर। वाओ, है ना, दहाड़ते नहीं है। अब देखो होता क्या है ना कि एस्पिरेंट्स जो होते हैं ना, वो ऐसे क्वेश्चंस को एक्चुअल में एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे होते हैं कि यार चीता दहाड़ता है या नहीं दहाड़ता है, ये मुझे कैसे पता चलेगा। आपके मन में भी ये आ रहा होगा सवाल। इसका जवाब मैं दूंगा। जब मैंने उस वीडियो को बनाया था तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उस पर हंसी भी उड़ाई थी कि यार ये क्या चीज़ पढ़ा दी। अब आपको उस वीडियो का रेलिवेंस समझ में आएगा कि 1 मिनट में मैंने उस वीडियो को आपको क्यों बना के दिया था, इसी दिन के लिए दिया था। दिखाता हूं अभी। पहले थर्ड ऑप्शन पढ़ो। अनलाइक मेल लायंस, मेल लेपर्ड्स डू नॉट प्रोक्लेम देयर टेरिटरी बाय सेंट मार्किंग। यार आप सबको पता है ना, कुत्ते से लेकर हर कोई अपनी टेरिटरी को मार्क करता है। यूरिन क्यों करते हैं कुत्ते? जैसे गाड़ियों के पीछे भागते हुए आपने देखा होगा ना, गाड़ियां जैसी रुकती हैं पहले सूंघते हैं, उनको दूसरे की सेंट आती है कुत्ते की, फिर वो अपनी सेंट छोड़ते हैं कि बेटा तू मेरी सूंघना, कि ये मेरी टेरिटरी है। सबको पता है। सोच के देखो कि लायन और लेपर्ड डियर पे प्रे कर रहे, प्रे है ना इनका, तो इन दोनों की टेरिटरी क्यों नहीं मार्क करेंगे ये? मतलब क्या रीजन है ये कि मेल लायन के जैसे मेल लेपर्ड नहीं करेगा? मतलब इसने क्या गुनाह किया है? ये भी करेगा, क्यों नहीं करेगा? ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। अनलाइक मेल लायन, मेल लेपर्ड डू नॉट प्रोक्लेम वारा, ये तो करेगा। ये वाला कॉमन सेंस से हो जाता। अब आते हैं इस पे जो स्टूडेंट को फंसा देता, मगर हम लोग नहीं फंसे। क्यों? आइए देखते हैं। क्या आपको पता है चीता कैसी आवाज निकालता है? रिसेंटली ये तो आपको पता ही होगा कि साउथ अफ्रीका और नामीबिया से चीता को रिलोकेट किया जा रहा है भारत, और उसमें भी मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में। ये कूनो नेशनल पार्क लोकेटेड है श्योपुर और शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, जहां पे डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलता है। लास्ट चीता भारत में स्पॉट किए गए थे छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास नेशनल पार्क से। इन्हें दो तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, एक एशियाटिक चीता और एक अफ्रीकन चीता। एशियाटिक चीता सिर्फ और सिर्फ ईरान में पाया जाता है, और भारत जिन चीताओं को रिलोकेट कर रहा है वो हम लेके आए हैं साउथ अफ्रीका और नामीबिया से। तो अब आपका सवाल ये है, आप ये बताओगे कि ये एक्स साइटू कंजर्वेशन कहलाएगा या इन साइटू? क्या आपको पता है चीता कैसी आवाज निकालता है? तो दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों ने इस वीडियो को अप्रिशिएट भी किया था और सभी ने जवाब भी दिया था। जिसने जवाब दिया उसका भला हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों, वो हमसे इकोनॉमी की एक टर्म पे पूछा गया है, सिंडिकेटेड लैंडिंग, या मैं कह दूं सिंडिकेटेड लोन, एक ही बात है। ये सिंडिकेटेड लोन क्या होता है? अगर आपको ये पता है तो आप इन दोनों ऑप्शन को बिल्कुल ईजिली केक वॉक की तरह अटेम्प्ट कर लोगे। मगर मुद्दा यह है कि आपको यहां पे दो तरीके के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। पहला, सिंडिकेटेड लोन या सिंडिकेटेड लैंडिंग, दोनों एक ही चीज है। एक कॉन्सेप्ट ये पता होना चाहिए, और दूसरा एक हिडन कॉन्सेप्ट है जो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट को अभी भी नहीं पता होगा, वो है क्रेडिट लाइन। अगर ये दो चीजें आपको पता है तभी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, और अगर पता है तो बहुत ही आसानी से कर सकते हो। अब देखो स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है कि सिंडिकेटेड लैंडिंग जो होती है, मतलब जो बहुत सारी बैंक मिलकर देती है, इट स्प्रेड्स द रिस्क ऑफ बोरोवर डिफॉल्ट अक्रॉस मल्टीपल लेंडर। ऑफ कोर्स सी बात है यार, अगर एक जने से लोन लूंगा और मैं डूब गया, मैं पैसे नहीं दे पाया, डिफॉल्ट हो गया, तो बेचारा अकेला मरेगा। मगर मैंने उस जैसे 10 लोगों से पैसा लिया है और मैं डूब गया, तो वो 10 में पैसा डिवाइड हो जाएगा, कम कम डूबेंगे। चलो ये तो कर लोगे अगर ये सिंडिकेटेड लैंडिंग या सिंडिकेटेड लोन का मतलब पता है। तो सेकंड ऑप्शन कैसे करोगे? क्योंकि वहां पे वो बोल रहा है कि ये जो सिंडिकेटेड लोन है, सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि जो सिंडिकेटेड लोन होता है, जो मल्टीपल प्लेयर्स देंगे, ये एक फिक्स्ड अमाउंट होता है या एक लमसम अमाउंट फंड होता है, मगर ये क्रेडिट लाइन नहीं हो सकता। हाँ, अब जिसको क्रेडिट लाइन का मतलब पता है टुकड़ों में, वो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा। तो अब मैं आपको दो चमत्कारी वीडियो दिखाने वाला हूं, बहुत ध्यान से देखना। मजे की बात यह है, मुझे ऐसा लग रहा है उस शॉर्ट को देख के ये क्वेश्चन पिक कर लिया गया, जस्ट टू बी ऑन अ फनियर साइड। वो मेरे वीडियोस नहीं देखते हैं यूपीएससी वाले।
मैंने 2 मिनट में 1 मिनट के यूट्यूब शॉर्ट वीडियो में सिंडिकेटेड लोन का मतलब समझाया है, स्पेसिफिकली एग्जैक्ट वर्ड समझाए, एग्जैक्ट वर्ड। और दूसरे यूट्यूब शॉर्ट 1 मिनट के वीडियो में आपको क्रेडिट लाइन समझाया है। दोनों वीडियो देख के हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन के जो स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरीके से है। स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 करेक्ट है बट स्टेटमेंट 2 डज नॉट एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1, या इन दोनों स्टेटमेंट में से कोई स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। आंसर आप बताओगे, लॉजिक मैं सिखाऊंगा, ठीक है, ये हमारे बीच की डील है। तो मैं आपको लेके चल रहा हूं वीडियोस पे, क्वेश्चन में समझा चुका हूं। क्रेडिट लाइन का मतलब समझते ही आप इस क्वेश्चन की जो की है, चाबी है, उसको ले लोगे। ताला खोलना आपका काम है। सो डू मेंशन आंसर इन द चैट सेक्शन। ये सिंडिकेट लोन क्या होता है, इससे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि सिंडिकेट ही क्या होता है। दोस्तों, जितनी भी आपने पॉलिटिकल पार्टीज देखी है ना, इसमें एक सिंडिकेट मेंबर का ग्रुप होता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा बोल देता है ना कि मैं सिंडिकेट का मेंबर हूं, उसका मतलब वो कोर ऑफ द कोर मेंबर्स के ग्रुप का पार्ट है। वैसे ही जैसे हम ओपीईसी के बारे में सुनते हैं, जो फ्यूल प्राइसेस को फिक्स करते हैं, इनका भी एक सिंडिकेट होता है। अगेन सेम चीज रिजेंबल कर रहे हैं दोनों। वैसे ही सिंडिकेट लोन का मतलब इकोनॉमी में थोड़ा अलग होता है। सिंडिकेट लोन का मतलब होता है कि आपने किसी भी एक बैंक या एक व्यक्ति से लोन न लेके मल्टीपल इंस्टीट्यूशन या लोगों से लोन लिया है। इससे फायदा यह होता है कि किसी भी एक लेंडर को मान लो बहुत बड़ा लोन देना है $10 ट्रिलियन का, तो वो अकेला इतनी बड़ी रिस्क नहीं उठा सकता, तो वो अपने साथ 5-6 लोगों को मर्ज कर लेता है। तो ऐसे लोन को कहा जाता है सिंडिकेट लोन, जो मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस और मेंबर्स मिलकर। दोस्तों, लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है? एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। बैंक क्या करती है, एक प्री डिटरमाइन लोन का अमाउंट कस्टमर को बोल देती है कि आप 10 लाख रुपए तक हमसे ले सकते हो। अब ये जो कस्टमर है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो 10 लाख रुपए कैसे लेना चाहता है। वो इंस्टॉलमेंट में भी ले सकता है, 1-1 लाख रुपए करके 10 बार में, 2-2 लाख रुपए करके 5 बार में भी ले सकता है। ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। साथ ही ये जो 10 लाख रुपए का लोन मिलता है, ये ज़रूरी नहीं है कि कस्टमर किसी एक चीज़ पे ही खर्च करे, जैसे होम लोन, जैसे कार लोन। इसकी जिसमें इच्छा होगी उसमें खर्च करेगा। एडवांटेज इसमें यह रहता है कि कस्टमर के पास बिल्ट इन फ्लेक्सिबिलिटी रहती है इस लोन अमाउंट को रीपे करने की। वो कभी भी और कैसे भी इसको रीपे कर सकता है। इंटरेस्ट क्या कोई चार्ज किया जाता है? जवाब है हाँ। जो टोटल सैंक्शन लोन है, मान लो बैंक ने सैंक्शन किए हुए 10 लाख रुपए, तो पूरे 10 लाख पे ब्याज देना पड़ता है इस कस्टमर को? जवाब है नहीं। जितने पैसे उस 10 लाख में से लेगा उतने पे ही ब्याज देना पड़ता है। और क्वेश्चन देखो दोस्तों, मजा आ जाएगा। क्वेश्चन है नारी शक्ति वंदन अधिनियम पे, ठीक है। क्वेश्चन के ऑप्शंस देखना। ये इसके जो प्रोविजंस है अधिनियम के, इट विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 18th लोकसभा। पूरी दुनिया ये बात जानती है, मल्टीपल टाइम हम लोग ये चीज पढ़ चुके हैं कि इसके प्रोविजन इफेक्ट में तो जब आएंगे ना, जब डिलिमिटेशन हो जाएगा। यही तो खेला कर दिया था हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने। क्लियर। अगला ऑप्शन देखो, वो क्या बोल रहा है कि दिस विल बी इन फोर्स फॉर 15 ईयर्स आफ्टर बिकमिंग एन एक्ट। मतलब यहां पे क्या कोई सनसेट क्लॉज जैसी चीज है क्या? और तीसरा ऑप्शन देखो, देयर आर प्रोविजंस फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर एससी वुमेन विद इन द कोटा रिजर्व फॉर एससीज। बिल्कुल ठीक बात है। 2 and 3 वुड बी द करेक्ट आंसर। मगर ये हमने पढ़ा कैसे था, और वो भी सिर्फ 1 मिनट में। चमत्कारी तो वो चीज हो गई। चलो मैं दिखाता हूं आप लोगों को यूट्यूब शॉर्ट का एक वीडियो। सरकार ने 128th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को लाके 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया, जिसमें वुमेन को 33% रिजर्वेशन दिया गया लोकसभा में, स्टेट लेवल पे लेजिस्लेटिव असेंबली में और यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली में। और इस चीज को करने के लिए 239 AA जो स्पेशल स्टेटस देता है दिल्ली को, इसे अमेंड किया गया। लोकसभा में लाने के लिए 330A आर्टिकल को इंसर्ट किया गया, और लेजिस्लेटिव असेंबली में लाने के लिए 332A आर्टिकल को इंसर्ट किया गया। इसी रिजर्वेशन में 1/3 रिजर्वेशन एससी और एसटी की वुमेन को दिया जाता है। ये जो बात है 33% रिजर्वेशन की, ये सिर्फ 15 साल तक लागू होगी। उसके आगे अगर एक्सटेंड करना है तो पार्लियामेंट को फिर से कानून बनाना पड़ेगा। और बात करें लोकल गवर्नमेंट की, तो उसमें तो आर्टिकल 243D के अंतर्गत 33% रिजर्वेशन वुमेन को पहले से ही था, जिसमें 1/3 एससी और 1/3 एसटी वुमेन को मिलता है। ये एक्ट डीलिमिटेशन प्रोसेस होने के बाद में लागू होगा, ये बताया गया है आर्टिकल 334A में। आपको इस बिल की क्या अच्छाई और बुराई लगती है, कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। क्वेश्चन जो बात कर रहा है स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में, और स्पेसिफिकली ट्रोपोस्फेयर के बारे में।
ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन डायरेक्टली आप एनसीईआरटी से सॉल्व कर सकते हो, वर्बैटिज्म एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है, इसीलिए इस क्वेश्चन को आई विल पुट ऑन ईजियर नोट। क्वेश्चन में स्टेटमेंट 1 दिया हुआ है जहाँ पे ये बताया है कि ट्रोपोस्फेयर की जो थिकनेस है इक्वेटर पे वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू पोल। तो अगर मैं ये अर्थ बना दूँ तो वो यहाँ इक्वेटर पे और यहाँ पोल पे आपसे ट्रोपोस्फेयर की थिकनेस को पूछना चाह रहा था। स्टेटमेंट 2 यहाँ पे बात करता है एट द इक्वेटर हीट जो होती है वो ट्रांसपोर्ट होती है टू ग्रेटर हाइट्स बाय स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करेंट्स। मतलब कि इस क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाते अगर आपको यहाँ पे 2 बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो। पहला, ट्रोपोस्फेयर की थिकनेस क्या इक्वेटर और पोल्स पे डिफर करती है, और उसका कारण कि ये कन्वेक्शनल करेंट्स कैसे बिहेव करते हैं। अब मुद्दा ये है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी है, ये तो हमने समझ लिया, मगर एनसीईआरटी को किस तरीके से समराइज करें कि कम से कम समय में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते। आप सब भी यही सोच रहे होगे, राइट? लेट मी गिव यू अ सॉल्यूशन। तो देखो दोस्तों, ये है 12 मिनट का वीडियो ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, जहाँ पे हमने जितनी भी एटमॉस्फेयर की लेयर्स होती हैं, ट्रोपोस्ट्रेटो, मीसो, ओजोनो, आयनो, उन सबको पढ़ा था। इस मास्टर वीडियो को अगर आपने देखा होता तो ये क्वेश्चन आपके लिए हलवा था। आइए देखते हैं कैसे। की बात कर रहे हैं तो पोल्स पे ये ट्रोपोस्फेयर की जो लेंथ है वो 8 किलोमीटर होती है। वहीं अगर मैं इक्वेटर की तरफ देखूं तो ये बढ़ के कितनी दिखा रहा है नीचे, 18 किलोमीटर। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि पोल्स पे 8 किलोमीटर रहेगी और इक्वेटर पे 18 किलोमीटर? ये इस कारण से होता है दोस्तों, ध्यान से देखिए, आपको जो इंसोलेशन सन रेज मिलती है वो इक्वेटर पे ज्यादा मिलती है या पोल्स पे ज्यादा मिलती है? यू मस्ट नो कि इक्वेटर पे मैक्सिमम इंसोलेशन हमको रिसीव होता है, पोल्स पे हमको स्लांटिंग सनरेज रिसीव होती हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि जब इंसोलेशन यहां पे सबसे ज्यादा रिसीव हो रहा है तो हीट कहां से सबसे ज्यादा निकलेगी, पोल्स से कि इक्वेटर से? ऑब्वियसली इक्वेटर से। इक्वेटर से सबसे ज्यादा हीट निकली, ये कन्वेक्शनल करंट पैदा करती है। तो जब हीट निकलेगी, कन्वेक्शनल करंट पैदा करेगी, तो एटमॉस्फेयर जो है वो ज्यादा ऊपर तक जाएगा। इसी कारण से यहां पे 18 किलोमीटर तक देखने को मिलती है और यहां पे सिर्फ 8 किलोमीटर तक देखने को मिलती है। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। बस अगर आपको इतनी चीज समझ में आ गई तो ये दोनों ऑप्शन आपको साफ साफ तौर पे मैंने आप लोगों को समझाए थे। तो अगर आपने चीज समझ ली तो अब मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि इसका सही आंसर क्या होगा वो आप मुझे बताओगे। क्या स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों सही हैं या इनमें से कोई गलत है? और अगर दोनों सही हैं तो क्या स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1? या आप मुझे नीचे चैट सेक्शन में ज़रूर बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि मैपिंग पे बेस्ड है। ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है जहाँ पे हमसे पूछा गया है 2 लार्जेस्ट कोको प्रोड्यूसर के बारे में बताना है वर्ल्ड में। मगर मुद्दा ये है कि हम इस क्वेश्चन को एग्ज़ाम के पहले किस तरीके से पढ़ के जाते। उसका जवाब ये है कि अफ्रीका जो रीजन है वो लगातार न्यूज़ में चल रहा है। अफ्रीका रीजन की मैपिंग, उसमें जो स्पेशलिटी है जितने भी रीजन्स की, वो हमें पढ़ना था। इस पर्टिकुलर यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में अफ्रीका से लेकर हमें मल्टीपल क्वेश्चंस देखने को मिले, जैसे मिलिट्री कू, जैसे मिनरल्स और जैसे यहाँ पे कोको प्रोड्यूसर के बारे में। तो इस क्वेश्चन को हमने कैसे डिस्कस किया था एग्जाम के पहले, आइए उसे देखते हैं। तो देखो दोस्तों, ये हमारे वर्ल्ड मैप का अफ्रीका मैपिंग का मास्टर वीडियो है। इस मास्टर वीडियो को सारे स्टूडेंट्स ने कवर किया था। मैं तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए ये बता रहा हूँ कि हमने इसको डिस्कस किया था। 3 साल पुराना वीडियो है, ये अगले 3 साल भी उतना ही रेलिवेंट होने वाला है जितना ये आज है। देखते हैं हमने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को कैसे डिस्कस किया था। इसके बाद जो नेक्स्ट कंट्री है वो है घाना। घाना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है क्योंकि ये फेमस है कोको के लिए। ब्राजील, घाना, ये कुछ कंट्रीज हैं जो कोको के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। ये आपसे पूछा जा सकता है। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको समझाना ये चाह रहा था कि अगर आप लोग अफ्रीका की मैपिंग बहुत अच्छे से करोगे इस एचडी माइंड मैप के थ्रू, तो आपका कोई भी क्वेश्चन इन नियर फ्यूचर ऑल्सो, क्योंकि ये मास्टर वीडियोस हैं, वो नहीं छूटेगा। तो इन मास्टर वीडियोस को जो कि सारे कॉन्टिनेंट पे बन चुके हैं, बीट नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, क्योंकि हो सकता है अगली बार नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका पे क्वेश्चन आए, तो उनको आप ज़रूर कंप्लीट कर लेना। इसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें जिसमें हमसे वॉल्केनिक इरप्शंस के बारे में पूछा जा रहा है। अब ऐसा कौन सा स्टूडेंट होता है यूपीएससी का जो ज्योग्राफी पढ़ रहा हो, क्योंकि ऑफकोर्स सी बात है अगर वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है तो ज्योग्राफी पढ़ रहा होगा, और ज्योग्राफी पढ़ रहा है तो उसने वॉल्केनो के बारे में ना पढ़ा हो, और वॉल्केनो के बारे में पढ़ा है तो उसने मैग्मा और लावा के बारे में ना पढ़ा हो, मैग्मा लावा के बारे में पढ़ा है तो उसने ये ना पढ़ा हो कि
जब लावा बाहर आता है तो कितने सारे मटेरियल उसके साथ बाहर आते हैं। हाँ, यहाँ पे ऐश डस्ट, नाइट्रोजन कंपाउंड, सल्फर कंपाउंड, ये तो वो लगा लेगा, मगर वो शायद यहाँ पे अटक सकता है कि ये पायरोक्लास्टिक डेब्रिस क्या होता है। अब ये न्यूज़ में क्यों था और आपसे क्वेश्चन क्यों पूछा गया, आप जानते हो? क्योंकि लगातार आपने वॉल्केनो फटने की न्यूज़ पढ़ी है, हम लोगों ने वॉल्केनो की मैपिंग भी की थी, मगर वो अलग बात है। वहाँ पे हमने पायरोक्लास्टिक डेब्रिस की उड़ने की बहुत बार खबर सुनी, इसलिए उन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा। अब हमने इस टॉपिक को कहाँ पढ़ा और इस टॉपिक को कैसे पढ़ा जाता है, सबसे पहले मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो देखो, ये जो टॉपिक है ये वॉल्केनिक लैंडफॉर्म का टॉपिक है। इसमें हम बेसिक, एसिड, इन सब के बारे में पढ़ते हैं, इंट्रूसिव, एक्सट्रूसिव, ये सब चीज़ें, ठीक है। ऑफकोर्स ही बात है कि यहाँ पे लावा, ऐश, पायरोक्लास्टिक मटेरियल, इन सब के बारे में भी पढ़ा जाता है और जितनी भी हार्मफुल गैसेस रिलीज होती हैं उन सब के बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं। बट ऑल्सो वी हैव स्पेसिफिकली रेड अबाउट द पायरोक्लास्टिक फ्लो और सर्ज, जहाँ पे हॉट ऐश, लावा, डस्ट और पॉइजनस गैसेस के बारे में हमने पढ़ा था। और इसे स्पेसिफिकली पढ़ते हुए हमने इस पूरे क्वेश्चन को ऑलरेडी सॉल्व कर लिया था एग्जाम से पहले। ये है दोस्तों वो वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स का मास्टर वीडियो जहाँ पे हमने पायरोक्लास्टिक डेब्रिस और बाकी हार्मफुल गैसेस के बारे में बात की थी। अगेन ये मास्टर वीडियो है, ये जितना रेलिवेंट 2 साल पहले था ये अगले 5 साल भी उतना ही रेलिवेंट रहने वाला है। तो आई वुड रिकमेंड कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा जाकर जरूर देख लेना। अब हमने इसको कहाँ पे पढ़ा था मैं आपको वो दिखा देता हूँ। इसी के साथ एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है पायरोक्लास्टिक का। बेसिकली जो मैं आपको भी हॉट ऐश, लावा, डस्ट और पॉइजनस गैस जब एक साथ निकलती हैं, जो मैं बता रहा था, इन सबको मिला के इसको पायरोक्लास्टिक का नाम दिया गया है। आगे बढ़ने के पहले, जैसे कि आप में से बहुत से लोग मुझसे ये पूछते हैं कि अगर हमें आपके साथ मिल के प्रिपेयर करना है राउंड द ईयर, जिस तरीके से आप पढ़ाते हो हमें वो पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लगता है, हमें बताओ कि हम आपसे कैसे जुड़ सकते हैं, कैसे हम इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके अपने कॉम्पिटिटर से ज़्यादा इफ़िशेंटली पढ़ाई करेंगे और कैसे कम टाइम में हम चीज़ों को सम अप करेंगे और कैसे हम डेली बेसिस पे अपने नोट्स बनाएंगे भी और उन्हें अपडेट भी करेंगे। ये एक प्रोसेस क्या है जो आप हमसे फॉलो करवाने की कोशिश कर रहे हो, तो उनको मैं 1 मिनट में जल्दी से इस पूरी प्रोसेस को समझा देता हूँ। देखो, ये जो पूरा खेल है, जितने भी आप माइंड मैप्स देख रहे हो या देखते हो, ये सारे HD माइंड मैप्स काम करते हैं एज शॉर्ट नोट्स फॉर अस, जिसे हम आखिरी टाइम के लिए डिज़ाइन करते हैं थ्रू आउट द ईयर डेली बेसिस पे। ये जो HD माइंड मैप है, जब हम हर टॉपिक का एक बार क्रिएट करते हैं, जो क्रिएट किया जाता है अलग अलग सोर्सेस से, जैसे अलग अलग न्यूज़पेपर, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड, PIB एंड ऑल्सो सम मैगजीन्स। एक बार एक टॉपिक का जब माइंड मैप क्रिएट हो जाता है और वो माइंड मैप इस तरीके से बनाया जाता है जिससे प्री के सारे सवाल हम हल कर पाएं और मेंस का एक बहुत प्यारा मॉडल आंसर हम लोग लिख पाएं, बस हमारा काम खत्म हो जाता है। एक बार अगर माइंड मैप बन गया, उसके बाद जब भी न्यूज़पेपर में वो आर्टिकल आता है, हम अपने माइंड मैप को खोलते हैं, उससे उसे कंपेयर करते हैं। अगर न्यूज़पेपर के आर्टिकल में कोई नई चीज़ या ऐसी चीज़ आई है जो हमारे माइंड मैप में नहीं है, कोई नई अपडेशन आई है, तो हम उसे वहाँ पे लिख लेते हैं एक छोटी सी लाइन में और हमारा पूरा टॉपिक रिवाइज भी हो जाता है और अपडेट भी हो जाता है। न्यूज़पेपर का न्यूज़पेपर पढ़ना हो जाता है। और सिर्फ न्यूज़पेपर ही नहीं, भले ही वो PT 365 हो या भले ही वो मंथली मैगजीन हो, टॉपिक देखा, उसमें अपडेट किया और आगे बढ़े। इस तरीके से हम डेली बेसिस पे अपनी चीज़ों को अपडेट करते हैं और हमेशा हम प्री और मेंस के लिए तैयार रहते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि हमें आखिरी टाइम पे जो बाकी एस्पिरेंट्स भागेंगे, हमारे कॉम्पिटिटर इधर उधर, हमको कहीं भी नहीं भागना पड़ता। हम हर वक्त तैयार होते हैं एग्ज़ाम को देने के लिए। तो ये जो स्मार्ट वर्क की स्ट्रेटेजी है, ये मैं आप लोगों के लिए मेहनत करके दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें बहुत रिसर्च लगती है माइंड मैप्स को बनाने में, इसके इलेबोरेटिव वीडियोस डिलीवर करने में। आपका हार्डवर्क सिर्फ ये है कि आपको इन चीज़ों को फॉलो करना है। तो अब अगर आप इस चीज़ से जुड़ना चाहते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा www.buddhiacademy BUDDHIACADEMY academy.in पे जाके आप कोर्सेज को एनरोल कर सकते हो। अब इस पूरी चीज़ को जानने समझने के लिए, ये देखने के लिए कि ये चीज़ आपके लिए बनी है या नहीं, मैं आप सबको एक चीज़ सजेस्ट करूँगा, टेलीग्राम चैनल पे जाके देखो, जितने भी माइंड मैप्स हम लोगों ने बनाए हैं वो सब वहाँ पे अवेलेबल है। तो आप सब जाओ, टेलीग्राम चैनल को खोलो,
वहाँ पे माइंड मैप्स को देखो। अगर आपको लगता है कि ये स्ट्रैटेजी आपके लिए बनी है, आप आपके कॉम्पिटिटर को बीट कर सकते हो स्ट्रैटेजी को फॉलो करके, देन डू एनरोल इन बोथ द कोर्सेज, दैट इज इंडियन इकोनॉमी एंड करंट अफेयर। यू विल बी बेनिफिटेड अ लॉट। इसके बाद में दोस्तों एक और थोड़ा कॉमन सेंस का क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। देखो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखो। इंडिया डज नॉट इम्पोर्ट एप्पल्स फ्रॉम द यूएसए। मतलब इतने फालतू हैं क्या वो लोग कि ये चीज़ देखने जाएंगे कि यूएसए से हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं एप्पल या नहीं कर रहे हैं। या दूसरे सेंस में समझाने की कोशिश करता हूँ, क्या इंडिया एप्पल को इंपोर्ट नहीं करता होगा कि यूएसए से? मतलब ये कैसा एब्सर्ड पॉइंट नहीं लग रहा आपको कि संतरे हम मेडिटेरेनियन कंट्री से नहीं मंगवाते हैं, कुछ इस टाइप की चीज़। मतलब ये वेग चीज़ लग रही है, देख के ही लग रहा है। स्टेटमेंट 2 पढ़ो। इन इंडिया द लॉ प्रोहिबिट्स द इंपोर्ट ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड विदाउट द अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। क्या आपको बट ऑब्वियस पॉइंट नहीं लग रहा है क्या कि भारत में कानून तो ऐसा होता ही होगा ना, जहां पे जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड जो है वो विदाउट अप्रूवल, जो हमारी कॉम्पिटिंग अथॉरिटी है उसके बिना, उसकी परमिशन के बिना भारत में ना आ पाए। क्योंकि अगर ऐसा हो रहा है तो हम हमारी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को परमिशन नहीं दे देंगे सबको? ब्रिंजल को दे दिया, सबको दे देंगे हम तो लाइन से। सोच के देखो। तो ये बट ऑब्वियस स्टेटमेंट है और ये बिल्कुल ही फर्जी स्टेटमेंट है। तो क्या आपको नहीं लगता कि स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट होना चाहिए, स्टेटमेंट 2 करेक्ट होना चाहिए? तो इजियर क्वेश्चन, ठीक है। पॉलिटी के तो महा इजी क्वेश्चन आए, महा इजी। इस क्वेश्चन को देखो। स्पीकर पे क्वेश्चन आना डेल श्योर था। मल्टीपल टाइम, न जाने कितनी बार हम लोगों ने स्पीकर पे डिस्कशन किया है। विद रेफरेंस टू द स्पीकर ऑफ द लोकसभा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या बोल रहा है? स्पीकर को खुद को भगाने का रिजोल्यूशन चल रहा है लोकसभा से। इसमें क्या क्या चीजें होंगी? ही और शी शैल नॉट प्रिसाइड, he or she shall not have the right to speak, he or she shall not be entitled to vote on the resolution in the first instance, क्योंकि टाई हो गया तो वो कर सकता है, मतलब, है ना। तो दोस्तों ये एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है, हमें कुछ बेसिक बातें पता रहती हैं। स्पीकर मेंबर होता है हाउस का, बोलने का अधिकार तो हो गई, है ना। यहाँ पे लिखा है शैल नॉट हैव, क्लियर, तो ये गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पे जब टाई हो जाएगा तो वोट कौन करेगा? यहाँ पे फर्स्ट इंस्टेंस लिखा है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। एंड सो 1 ओनली वुड बी द करेक्ट आंसर। कहने का मतलब ये, मैंने समझाया कुछ नहीं है, स्टैटिक क्वेश्चन है। लक्ष्मीकांत अगर पढ़िए तो क्वेश्चन एक बार में बनेगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला भी फैक्चुअल है, मैं बताता हूँ। क्वेश्चन क्या है? लोकसभा में अगर बिल पेंडिंग है तो वो लैप्स हो जाएगा अगर वो डिसॉल्व हो गई तो। दूसरा, बिल पास हो गया लोकसभा से, पेंडिंग है राज्यसभा में, वो लैप्स हो जाएगा अगर लोकसभा इस केस में डिसॉल्व हो जाती है तो। तीसरा, अ बिल in regard to which the President of India notified his or her intention to summon the House to a joint sitting lapses on the dissolution of Lok Sabha। मतलब कि प्रेसिडेंट साहब ने पहली इच्छा जता दी थी, नोटिफाई भी कर दिया था कि मैं जॉइंट सिटिंग बुलाऊंगा बिल पे, और उतने में पता चला लोकसभा डिसॉल्व हो गई, तो उस बिल का क्या होगा? कहने का मतलब है बिल किस केस में लैप्स होता है, उस पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम लोगों ने, आपको पता होगा कि जब हम पॉलिटी पढ़ रहे थे तो हमने स्पेसिफिकली इसकी एक लिस्ट बनाई हुई है, लैप्सिंग ऑफ बिल्स इन पार्लियामेंट। बिल पेंडिंग है लोकसभा में, इट लैप्सेस वेदर ओरिजिनेटिंग इन लोकसभा और ट्रांसमिटेड टू इट बाय राज्यसभा। अब बिल पास बाय लोकसभा बट पेंडिंग इन राज्यसभा, ये भी लैप्स। अब बिल नॉट पास बाय 2 हाउसेस ड्यू टू डिसएग्रीमेंट एंड इफ द प्रेसिडेंट हैज नोटिफाइड मैं जॉइंट सिटिंग बुलाऊंगा, वो डज नॉट लैप्स। तो कहने का मतलब है कि एक स्टैटिक क्वेश्चन था, ये आप सबसे बन गया होगा, हर किसी से ये क्वेश्चन बन जाता है। 1 and 2 वुड बी द करेक्ट आंसर, ये गलत है। अभी हमने प्रेसिडेंट वाला देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे पॉलिटी का नहीं है, इकोनॉमी में आएगा, पॉलिटी में भी आ सकता है। खैर, डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। देखो ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा क्यों गया, पहले तो ये पूछो अपने आप से। जवाब है लैंड रिफॉर्म्स पे क्वेश्चन पूछा गया है। लैंड रिफॉर्म्स में हम क्या क्या चीजें पढ़ते हैं? तो लैंड रिफॉर्म्स में हम ये पढ़ते हैं कि प्री इंडिपेंडेंस में लैंड रिफॉर्म्स क्यों नहीं हुए, किस तरीके से जमींदारी जागीरदारी सेटलमेंट सिस्टम के थ्रू फर्टिलिटी खत्म हुई, लैंड रिफॉर्म जब लाए तो कौन कौन से मेन कंपोनेंट थे, वो क्यों फेल हुए, कौन सी कमेटी के द्वारा उसे बताया गया था। और फिर हम पढ़ते हैं डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड, जहां पे हमने 2008 में डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के बारे में पढ़ा है, जो कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, 100% बाय सेंटर, जो कि किया जा रहा है टू कंप्यूटराइज ऑल लैंड रिकॉर्ड, डिजिटाइज किया जा रहा है मैप्स को,
और सर्वे के थ्रू अपडेट किया जा रहा है सेटलमेंट रिकॉर्ड को। यहां पे एक ऑब्जेक्टिव इसका ये भी है जो हमने पढ़ा था कि हम लोग दूसरी लैंग्वेजेस में, जो कि एक कॉमन सेंस भी, देखो अगर आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी पता है ना कि हम लोग इस चीज को क्यों ला रहे हैं, तो पहले के दो ऑप्शन तो आपके स्टैटिक एक बार में बन गए। तीसरा ये बात कॉमन सेंस है कि यहां पे जो भी रिकॉर्ड है इस भूमि का, इसे हम क्या लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेटेड करवाना चाह रहे हैं, जो भी हमारे संविधान में शेड्यूल लैंग्वेज मेंशन्ड है। हाँ, क्योंकि उसे पढ़ पाने में हमने बार बार ये चीज पढ़ी है, लैंड रिफॉर्म्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो अगर लैंड रिफॉर्म में हमारे इतने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो हमसे क्वेश्चन बनना चाहिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं तो आपको ये भी बताऊंगा कि हो सकता है अगली बार आपसे यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर पे क्वेश्चन पूछा जाए, हो सकता है आपसे स्वामित्व स्पीइंग पे क्वेश्चन पूछा जाए, हो सकता है आपसे कंक्लूसिव लैंड टाइटलिंग पे क्वेश्चन पूछा जाए। तो आपको इन सब चीजों के लिए तैयार होना है। मैं जब भी क्लास में लैंड बैंक के बारे में पूछता हूं, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता ही नहीं होता। तो ये तो आपकी किस्मत थी कि इतना आसान क्वेश्चन आ गया है ना, डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड, जहां पे एक ऑप्शन थर्ड वाला आप कॉमन सेंस से कर पा रहे थे और दो आपको याद थे। बट हर बार ऐसा नहीं होगा, तो यू मस्ट हैव टू बी प्रिपेयर फॉर द टफर पेपर। इसके बाद दोस्तों एक और आसान सा क्वेश्चन यहां पे पूछा हुआ है, डिलिमिटेशन कितनी बार कॉन्स्टिट्यूट की गई है? टिल दिसंबर 2023। अब यहाँ पे स्टूडेंट को एक डाउट आ सकता है कि यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर के लिए जो डिलिमिटेशन कमीशन को फॉर्म किया गया है, क्या उसको भी संज्ञान में लेना है? अगर ये क्वेश्चन दिमाग में आया तो भी एलिमिनेट हो जाएगा अपने आप ही। सोचो कैसे? वो ऐसे हो जाएगा क्योंकि जब हमने डिलिमिटेशन के बारे में पढ़ा था, हमने इसके बारे में मल्टीपल चीजें पढ़ी हैं, राइट? हमने मेंस के क्वेश्चन को भी देखा था, मगर हमने यहाँ पे ये भी देखा था कि इसे कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 52, 62, 72, 2002। हमने इसको ऐसे ही रटा था, याद करो, 52, 62, 72, 2002। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि 4 बार किया जा चुका है। तो ऑप्शन अगर आप देखोगे तो कहीं पे भी 5 दिया है क्या? नहीं, तो 4 लगा और आगे बढ़ो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 के थ्रू जो 8th शेड्यूल लैंग्वेज में अमेंडमेंट किया गया, उसमें कौन कौन सी लैंग्वेज को ऐड किया गया? ठीक है, एकदम ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, मगर ये क्वेश्चन पूछा क्यों गया आपको क्या ये पता है? तो ये क्वेश्चन पूछा गया था वन नेशन वन लैंग्वेज के कारण। आप जानते हो नॉर्थ और साउथ में पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है, बार बार होम मिनिस्टर हो, प्रधानमंत्री हो, अलग अलग बयानबाजी चल रही है। तो उसी बयानबाजी के कारण यहां पे आपसे पूछा गया था 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 के अंतर्गत कौन कौन सी लैंग्वेज को एड ऑन किया गया, जिसका जवाब आपके सामने। मैंने आपको न्यूज़पेपर पढ़ाते हुए मल्टीपल टाइम ये बताया था, फिर बता रहा हूं, ऐसे क्वेश्चंस को सिर्फ और सिर्फ वही स्टूडेंट कर सकता है जिसने मल्टीपल टाइम चीजों को पढ़ा हो, रिवाइज करा हो। बाकी इस क्वेश्चन को कर पाना एक नॉर्मल एस्पिरेंट के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमें साफ तौर पे दिख रहा है कि एक है कोंकणी, एक है मणिपुरी और एक है नेपाली, और यही चीजें हमें 1, 2, 3 में देखने को मिल रही है, मैथिली नहीं है। सो 1, 2, 3 वुड बी द करेक्ट आंसर। एक और क्वेश्चन देखो, कुछ क्वेश्चन ट्रिकी भी हैं। यहां पे एक ट्रिकी क्वेश्चन को उठा के बताता हूं मैं। अब देखो यहां पे उन्होंने क्या बताया है, रेड सी जो है, बहुत ध्यान से सुनना, रेड सी जो है इट रिसीव्स वेरी लिटिल प्रेसिपिटेशन इन एनी फॉर्म। आपको पता है इस क्वेश्चन को क्यों पूछा गया? सोच के देखो। क्या आपको पता है रेड सी के पास सऊदी अरेबिया आ जाएगा? क्या आपको पता है सऊदी अरेबिया न्यूज में था बहुत ज्यादा पानी के कारण? क्या आपको यह बात पता है कि वो सूखा रीजन है? क्या आपको यह बात पता है कि वो सूखा रीजन है तो रेड सी भी सूखा ही होगा? ये कनेक्ट करके क्वेश्चन बना दिया। मगर मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा है इसका सेकंड ऑप्शन, नो वाटर एंटर्स द रेड सी फ्रॉम रिवर, नो वाटर। क्या आपको नहीं लग रहा कि एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट बना दिया? देखो मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, अगर वो यहां पे ये लिखता नो मेजर रिवर या नो मेजर वाटर फ्रॉम रिवर एंटर्स द रेड सी फ्रॉम रिवर, सॉरी, नो मेजर वाटर फ्रॉम रिवर्स एंटर्स द रेड सी, मतलब कि विशेष नदियों के द्वारा कोई पानी एंटर नहीं करता रेड सी में, वो बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कोई भी प्रोमिनेंट नदी रेड सी में नहीं गिरती है। मगर कोई भी पानी एंटर ही नहीं होता है रिवर से। अरे कोई छोटी मोटी तो नदी होगी ही होगी। समझ रहे हो बात को? तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा और ये तो सही है ही। सो 1 ओनली वुड बी द करेक्ट आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, वो तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आपको आता ही होगा।
एकदम स्टैटिक है। देखो कॉन्स्टिट्यूशन जब पढ़ते हैं तो प्रियम्बल रटना होता है, पार्ट्स रटने होते हैं, स्केड्यूल रटने होते हैं, ये बेसिक चीज़ है ना। फंडामेंटल राइट के आर्टिकल रटने होते हैं और जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है 74 हो गया एक्सेट्रा। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। अब कोई बोले कि मेरे को मनी बिल का आर्टिकल ही नहीं पता है, तो ऐसे तो कैसे काम चलेगा, राइट। तो बस यहाँ पे पार्ट दिए और उस पार्ट में क्या है, जैसे पार्ट 9 है म्यूनिसिपैलिटी, 18 इमरजेंसी, 20 अमेंडमेंट, बस। तो ये तो आपको आना ही चाहिए, है ना। इसके बाद में दोस्तों एक ट्रिकी क्वेश्चन बताता हूँ आपको। अब आप में से भी बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन जरूर होगा, मुझे पता है। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा होगा। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल जो स्टैब्लिश हुई थी, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल एक्ट 1971, उसमें अमेंडमेंट हुआ 2002 में। उसके अकॉर्डिंग इसकी काउंसिल में कौन कौन लोग होते हैं, ठीक है। जब मैंने अपने नोट्स को रेफर किया तो मैंने यहाँ पे ये पाया कि हम लोगों ने इंटर स्टेट काउंसिल, जोनल काउंसिल और नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल को पढ़ा था, जहां पे हमने देखा था कि नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का चेयरमैन यूनियन होम मिनिस्टर है। साथ ही नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल कंप्राइज करेगी गवर्नर को, सारे सीएम को वहां के स्टेट के, ऑफ ऑल 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। तो अगर गवर्नर, सीएम और यूनियन होम मिनिस्टर को मैं उठा लूं अपने नोट से, तो गवर्नर हो गया, सीएम हो गया, होम मिनिस्टर हो गया, 1 2 4, एक ही ऑप्शन है 1 2 3 4, ये लगाना पड़ेगा, ठीक है। मगर इसमें कंफ्यूजन क्या है, कई सारी जगह पे आपको गवर्नमेंट की ही वेबसाइट पे ये देखने को मिलेगा कि ऑप्शन है 1 2 3, मतलब कि होम मिनिस्टर एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन नहीं होता। मगर गवर्नमेंट की ही वेबसाइट पे ये मेंशन है कि होम मिनिस्टर एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन होता है। मैंने इस फिगर को उठाया है इस मिनिस्ट्री से, मैं आप लोगों के साथ में लिंक भी शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, आप जाके खुद से पढ़ लेना। तो मैंने यहां से उठाया है, इसलिए मेरे नोट्स में आपको जवाब मिलेगा 1 2 3 4। मगर ये भी बात भी सही है, मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने लिंक भेजी है दूसरी ही गवर्नमेंट वेबसाइट की, तो अब देखना पड़ेगा कि यूपीएससी किस वेबसाइट को मानती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि इस पर्टिकुलर लेक्चर में आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी, जो भी नए स्टूडेंट्स हैं और जिन्होंने भी इस साल मेरे साथ जुड़ के इस अटेम्प्ट को दिया है। ये उनके लिए कॉन्फिडेंस बूस्टर था कि किस तरीके से हमने साल भर जो तैयारी करी उससे डायरेक्ट क्वेश्चंस हमें देखने को मिल रहे हैं, भले ही वो यूट्यूब शॉर्ट्स हो, क्योंकि हमने बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत करी। 1 1 मिनट के शॉर्ट्स बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, आप जानते हो। जितने भी हमने नोट्स बनाए वो सब आपके सामने और उसका रिजल्ट भी आपके सामने। तो फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए भी एक मोटिवेशन होना चाहिए, जिन्होंने भी कोर्सेज को ज्वाइन किया है। स्पेसिफिकली उनके लिए मैं इन सेशंस को लेके आ रहा हूं ताकि आप चीज़ों को समझ पाओ कि हम कैसे कम टाइम में, देखो पढ़ा तो सब रहे, मगर मेरा ऑब्जेक्टिव है कम से कम टाइम में कैसे चीज़ों को पढ़ाया जाए और उससे एग्जैक्ट क्वेश्चंस बनाए जाए। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। मैं फ्यूचर में और भी ऐसे वीडियोस लाने वाला हूं। ऑफ कोर्स हम आगे के भी क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो बचे हुए हैं। स्टे ट्यून्ड विथ मी, विल मीट यू सून, टिल देन कीप शाइनिंग, हैव अ गुड डे।